नमस्कार दोस्तों, रंजना में निर्जरा में आप सभी का स्वागत है। आज हम भूगोल के एक टॉपिक जलवायु विज्ञान के एक टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे जिसका नाम है वायुमंडलीय प्रक्रियाएं। वायुमंडलीय प्रक्रियाओं, वायुमंडल से तो आप परिचित ही हैं। प्रक्रियाओं का मतलब होता है भी कौन कौन सी विधियां हैं, मतलब कौन कौन सी विधियां हैं जो सूर्य के प्रकाश को धरातल पर आने से रोकती हैं, उसकी मात्रा को कम करती हैं। तो देखिए, इन विधियों में हम वायुमंडलीय प्रक्रिया में अध्ययन करेंगे परावर्तन, मुख्य विधियां, अवशोषण, विसरण और प्रकीर्णन के बारे में। परावर्तन का मतलब होता है, देखिए अभी एक चित्र आपका है, पृथ्वी, ये पृथ्वी है, ये सूर्य से आने वाली किरणें हैं। अब चूंकि सूर्य पृथ्वी के चारों तरफ वायुमंडल है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वायुमंडल जो है पृथ्वी का छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। अब एक कण जो है वायुमंडल में फैले रहते हैं, और जब सूर्य की प्रकाश की किरणें आती हैं वायुमंडल में, कणों से टकराती हैं, तो इस चार प्रकार की घटनाएं होती हैं जिससे सूर्य की जो मात्रा मान लीजिए 100% अगर धरती पर आ रही है तो पूरी तरह से पृथ्वी की सतह पर नहीं आ पाती है, और कभी इसका परावर्तन हो जाता है, कभी अवशोषण, कभी विसरण, कभी प्रकीर्णन। इनको हम बेसिक बारे में, इनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अब देखिए, परावर्तन का मतलब होता है वापस लौटना। परावर्तन का मतलब वापस लौटना। उदाहरण आप समझ सकते हैं। उदाहरण आपका है, जैसे मान लीजिए कोई पालिशदार या शीशा, मान लीजिए शीशा है, कांच है, जब सूर्य का प्रकाश इसे टकराता है पुनः उसी दिशा में वापस लौट जाता है। तो परावर्तन मतलब सीधे सीधे लौटना होता है। तो अब होता क्या है कि जब सूर्य के जब प्रकाश, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रकाश की तरंग दैर्घ्य जो होती है बहुत सूक्ष्म होती है, क्योंकि इसमें ऊर्जा अधिक होती है, और जिस तरंग में ऊर्जा अधिक होती है उसकी तरंग दैर्घ्य बहुत लघु होती है। तो अब इसमें जानेंगे। देखिए, अब मान लीजिए कोई कण है, मान लीजिए प्रकाश की किरण आई तो किसी कण से अगर टकराई, मान लीजिए कण का आकार क्या है, कण का आकार लगभग बड़ा है सूर्य के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य से। जब प्रकाश की तरंग दैर्घ्य से टकराती है, इसके एकदम बीचों बीच जब टकराती है तो सीधे क्या निकल जाती है, मतलब जिस दिशा में आई तो उस दिशा में वापस चली जाती है। तो कहने का मतलब, जब टकराकर इस कण से टकराकर सूर्य के प्रकाश का परावर्तन हो जाता है, वापस लौट जाती है, इस घटना को परावर्तन कहा जाता है। अब दूसरी घटना होगी अवशोषण। अवशोषण में क्या होता है, बेसिक परावर्तन में वापस लौटना। अवशोषण का मतलब होता है सोखना, एब्जॉर्ब करना अपने अंदर। तो अवशोषण का मतलब होता है कि मान लीजिए कोई कण कब एब्जॉर्ब करेगा, जब कोई कण सूर्य के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की तुलना में काफी बड़ा होता है। तो जब वो काफी बड़ा होता है तो उसके अंदर इसको सोखने की क्षमता आ जाती है। मान लीजिए कण का आकार बड़ा है, इसकी अपेक्षा परावर्तन की अपेक्षा कण का आकार बड़ा है। जब प्रकाश की तरंग दैर्घ्य आती है, लघु तरंग दैर्घ्य होती है, और जब इससे टकराती है तो यह कण इसको क्या करता है, अपने अंदर एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है इसकी एनर्जी को, वापस ना तो वापस जाने देता ना तो धरती पर लाने देता है। इस प्रक्रिया को अवशोषण कहा जाता है। अवशोषण का मतलब अपने अंदर एब्जॉर्ब करना होता है। तो बात करेंगे विसरण की। विसरण और प्रकीर्णन तो क्या है, एक ही प्रकार की जो घटनाएं हैं। तो विसरण का मतलब होता है कि सूर्य का प्रकाश, इन दोनों में लगभग सूर्य की जो तरंग होती है, मतलब सूर्य की तरंग तो बहुत छोटी है, इसमें कणों का आकार जो होता है बड़ा होता है सूर्य की तरंग दैर्घ्य की अपेक्षा, इन दोनों से तुलनात्मक रूप से छोटा ही होता है। अब इसमें कण का आकार मान लीजिए है, तो जब सूर्य के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य इस कण के आकार के किसी कोने पर टकराती है, देखिए कोना हुआ, तो कोने पर टकराकर यह फिसल जाती है। विसरण का मतलब होता है बिखरना। विसरण का मतलब बिखरना होता है। जब इसकी किसी कोने पर टकराती है, देखिए फिसल जा रही है। जब कोने पर बीचों बीच ना टकरा, कोने पर टकराती है, ये फिसल जाती है, फिसल कर अन्य दिशाओं में चली जाती है। तो प्रकाश सीधे आने के बजाय अन्य दिशाओं में क्या हो जाता है, अन्य दिशाओं में इसका फैलाव हो जाता है। इस घटना को विसरण कहा जाता है। जब टेम्परेचर अधिक होगा और तापमान अधिक होगा तो सूर्य की प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य होगी इसमें एनर्जी भी बहुत ज्यादा रहेगी, और एनर्जी बहुत ज्यादा होने की वजह से इनमें जो है टकराने के बाद ये बहुत गति में तो अन्य दिशाओं में फैलने की क्रिया भी बहुत तेजी से हो जाती है। इसको विसरण कहा जाता है। अब वही प्रकीर्णन के बारे में आप समझ लीजिए। इसे प्रक्रिया प्रकीर्णन की भी होती है। जब सूर्य के प्रकाश की कण तरंग दैर्घ्य जो है आती है यहाँ पर, तो होता यह है कि इस कण जो होते हैं सूर्य के प्रकाश को अपने अंदर अवशोषित कर लेते हैं, या फिर इसको फिर से टकराकर इसको अन्य दिशा में फैला देते हैं। अवशोषित करने के बाद चूंकि एक कण तो काइनेटिक एनर्जी, इनकी अंदर गतिज ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा में कण इधर उधर स्थिर तो रहते हैं नहीं, इधर उधर गतिशील ही रहते हैं। जब एक कण जो है क्या करते हैं, देखिए जब एक कण अपने अंदर एब्जॉर्ब करके अन्य दिशाओं में सूर्य की किरणों को ले जाते हैं, फैला देते हैं। मान लीजिए यहाँ पर मान लीजिए एक कण है, तो आपकी तरंग दैर्घ्य आ रही है, इसको एक कण अवशोषित करता है। मान लीजिए अवशोषित करने के बाद
ये चूंकि अब यहाँ से यहाँ चला गया तो इसकी किरण को यहाँ पर फैला देगा। अन्य दिशाओं में क्या कर देता है? प्रकीर्णन। प्रकीर्णन का मतलब होता है कि सूर्य के जो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य होती है, सूर्य के प्रकाश को जो कण होते हैं अवशोषित करने के बाद अन्य दिशाओं में ले जाकर के फैला देते हैं। इस फैलाने की घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं आप, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे जो है लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है और नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है। तो आप उदाहरण के तौर पे आप समझेंगे, जैसे आप देखेंगे कि सुबह और शाम के समय सूर्य का लाल दिखाई देना, ये क्या होता है? ये प्रकीर्णन का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। और सुबह और आसमान का दिन में आसमान का नीला दिखाई देना भी प्रकीर्णन का अत्यंत बढ़िया उदाहरण है। रात्रि के समय देखेंगे आप, स्पेस काला दिखाई देता है। इसका रीजन ये है, स्पेस काला होता है और जब सूर्य की किरणों में असंख्य रंग, अनेक रंग होते हैं, ऐसा तो कहा जाता है असंख्य रंग होते हैं, अनेक रंग होते हैं। और जब एक रंग जो है सूर्य के प्रकाश की किरणों के, जब ये वायुमंडल में आते तो वायुमंडल के कण इन रंगों को फैला देते हैं अन्य दिशाओं में। तो सबसे पहले चूंकि परावर्तन सबसे पहले प्रकीर्णन जो है विसर्जन किसका होता है? नीले रंग का होता है। इसलिए आसमान पहले तो बैगनिक होता है, फिर नीले रंग का होता है। नीले रंग का आसमान में जो है, आसमान नीले रंग का दिखाई पड़ता है। अब देखिए, अब आगे चलते हैं। यहाँ पर ये प्रक्रियाएं थी, समझ में आपको आ गई होंगी, बहुत विशेष है, इनका इतना ही रोल होता है। अब आगे हम चर्चा करेंगे इस टॉपिक के बारे में। एक और प्रक्रिया है विसरित दिवा प्रकाश। विसरित दिवा प्रकाश इसका नाम है दिवा प्रकाश। विसर्ग का मतलब आप जानते ही हैं, विसर्ग का मतलब होता है बिखरना। तो जो प्रकाश बिखर जाता है, एक घटना विसरित दिवा प्रकाश की होती है। अब विसरित दिवा प्रकाश की परिभाषा को हम मान लीजिए इसके समझेंगे इस तथ्य के बारे में। जैसे मान लीजिए आप उदाहरण आप देखते हैं कि सूर्य के उगने से पूर्व कुछ समय पहले और सूर्य के डूबने के बाद कुछ समय बाद सूर्य को हमको ठीक ठाक मात्रा में प्रकाश प्राप्त होता है। यानी आप उदाहरण से समझ सकते हैं कि जब सुबह के समय आप देखते हैं कि सूर्य जब उगा भी नहीं रहता है, उस समय भी हमको प्रकाश की ठीक ठाक मात्रा प्राप्त हो जाती है, अर्थात वस्तुएं हमको दिखाई देती हैं। तो अचानक मतलब सुबह नहीं होती ना, तो अचानक शाम होती है। सूर्य के डूबने के बाद भी प्रक्रियाएं जारी रहती हैं। सूर्य के डूब जाने पर भी जो है हमको वस्तुएं ठीक ठाक दिखाई देती हैं हमको। क्यों? इसका कारण क्या होता है? इसका कारण ये होता है कि सूर्य की उपस्थिति में हमको दिखाई देता ही है, और उपस्थिति में सूर्य के डूब जाने के बाद भी है हमको वस्तुएं दिखाई देती हैं। इसका मेन कारण विसरित दिवा प्रकाश ही होता है। अब देखेंगे, ये वायुमंडल है, ये पृथ्वी है, पृथ्वी है सूर्य, ये पृथ्वी सूर्य। अब देखिए, अब यहाँ पर होता क्या है, पृथ्वी का एक भाग जो सूर्य के सामने यहाँ पर दिन है, इस भाग में रात्रि है, इस भाग में रात्रि है। देखिए, अब चूंकि होता क्या है कि मान लीजिए जो भाग सूर्य के प्रकाश में है, इसका 3D डायग्राम ऐसे हम बना दे रहे हैं, मतलब 2D बना दे रहे हैं, मतलब 3D आप समझिए, इसको इमेजिन कीजिए। भूगोलिक इमेजिनेशन का सब्जेक्ट है, तो आप इसको इमेजिन कर सकते हैं। देखिए, अरे पृथ्वी है, ये सूर्य है, तो सूर्य के समक्ष वाला जो भाग पृथ्वी के सामने है, इस पर दिन होता है, क्योंकि आप जानते ही हैं। और जो सूर्य से ओझल हुआ भाग रहता है, उस पर रात्रि होती है। देखिए, अब ये होता क्या है कि सूर्य से जब किरणें निकलती हैं, अब इस पृथ्वी पे चूंकि वायुमंडल पाया जाता है, वायुमंडल छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। अब ये होता ये है, देखिए ये वायुमंडल है आपका, सूर्य के चारों तरफ, पृथ्वी के चारों तरफ। देखिए, अब ये कण करते क्या है? अब ये जो कण है, सूर्य के प्रकाश जैसे यहाँ पर आया, अब चूंकि कण जो है कुछ प्रकीर्णन करके इधर इधर भेज देते हैं इसको, क्योंकि सीधी मात्रा में तो प्रकाश जा नहीं पाता है। एक कुछ मात्रा में प्रकाश की किरणें यहाँ पर चाहिए, यहाँ पर भेज देता है। अब कुछ मात्रा में यहाँ पर आती है तो प्रकाश का परावर्तन कर देता है कणों का। हमको परावर्तन का अध्ययन इसमें नहीं करना, हमको केवल देखिए यहाँ पर जब सूर्य के प्रकाश की किरणें कुछ अन्य दिशा में इधर भी बढ़ती हैं थोड़ी मात्रा में,
तो इनको आगे भेज देता है, इनको विचलित करते हुए कहाँ भेज देता है, इनको आगे भेज देता। देखिए यहाँ पर आ गया है। तो कहने का मतलब जहां पर रात्रि भी है वहां पर भी क्या है, हमको थोड़ा बहुत जैसे मान लीजिए सुबह होने वाली है, जैसे सुबह होने से लगभग 20 मिनट पहले या 15-20 मिनट पहले जो भी समय हो, उसमें आपको बस्तियां दिखाई देती हैं। इसके पीछे कारण यही है कि प्रकाश की किरणें, यहाँ तो दिन है, यहाँ पे तो दिखाई ही देंगी। तो सूर्य जब यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पे सूर्य अस्त होने वाला है इस प्रक्रिया में, उसके बाद भी जब यहाँ पर मान लीजिए सुबह हो, मान लीजिए यहाँ इधर सुबह होने वाली, उधर शाम होने वाली है, इधर वाला भाग जब पृथ्वी की ओर आएगा, इस पे देखेंगे आप कि कुछ कुछ देखिए कण जो है प्रकाश की किरणों को क्या कर देना है, फहरा दे रहे हैं रात्रि वाले स्थानों दिशाओं में भी इन कणों को, और ये देखिए फैल जा रहा है। तो आप परिभाषा के तौर पर बोल सकते हैं कि विकिरण सॉरी प्रकिरण और विसरण द्वारा, प्रकिरण और विसरण द्वारा प्रकाश का वो भाग, प्रकाश का वह भाग जो पृथ्वी की तरफ आता है, जो पृथ्वी की ओर आता है, उसी को ही विसरित दिवा प्रकाश बोला जाता है। बस एक ही बेसिक डेफिनेशन है, तो आप चित्र में समझ ही गए होंगे। देखिए ये प्रकाश जो इधर जाना चाहिए इधर चला गया, अन्य दिशा में फैल गया, यहाँ से प्रकाश अन्य दिशा में इधर आगे फैल गया, इधर दिन था तो इधर प्रकाश था ही, बट उधर रात थी, फिर उसके बाद भी क्या है, उसके बाद भी कुछ समय देखिए प्रकाश इधर चला गया तो वहां पे कुछ भाग प्रकाशित हो गया। तो कहने का मतलब ये प्रक्रिया बहुत आराम से होती है, बहुत धीमी गति में होती है। तो इसी कारण जो है सूर्य के उगने से पहले और सूर्य के डूबने के बाद भी हमको ठीक ठाक मात्रा में प्रकाश प्राप्त होता है। ये विशेष दिवा प्रकाश इसको कहा जाता है। अब मान लीजिए अगर पृथ्वी ना, अगर मान लीजिए पृथ्वी पर वायुमंडल ना हो तब क्या होगा। देखिए मान लीजिए पृथ्वी पर वायुमंडल ना हो, ये सूर्य देखिए सूर्य पृथ्वी, ये रात्रि वाला पार्ट है, ये सूर्य के सम्मुख दिन वाला पार्ट है। अब देखिए अगर वायुमंडल नहीं होता और सूर्य की किरणें एकदम सीधी जाएंगी, इसके पार चली जाएंगी, और इस वाले पार्ट में देखिए सूर्य की किरणों से यह भाग वंचित है, यह वाला भाग, और यह वाला भाग जो है जैसे शाम हो रही है वैसे सूर्य की किरणों से ओझल हो जा रहा है। तो यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना हो तो अचानक रात्रि हो जाएगी और अचानक दिन हो जाएगा। देखिए अब उदाहरण सबसे बढ़िया है कि जब आप रात्रि के समय जैसे जिस प्रकार बिजली चली जाती है, बिजली जाने के बाद अचानक अंधेरा हो जाता है, तो जब सूर्योदय होगा तो अचानक अंधेरा और से उजाला हो जाएगा अचानक, और रात जब शाम होगी तो अचानक उजाला, दिन में उजाला रहेगा, दिखाई देगा, सब कुछ वस्तुएं दिखाई देंगी, अचानक ही क्या हो जाएगा, अचानक इसको सब चारों अंधेरा छाएगा जैसे रात्रि होगी। तो यह विसरित दिवा प्रकाश के कारण ही जो है सूर्य की किरणें हमको जो है, या सूर्य जब उगने वाला होता है उसके पहले भी, उगने से पहले भी हमको कुछ प्रकाश दिखा रही है। हमारी यहाँ परछाई देख सकते हैं, इस परछाई में देखिए ये जो छाया हमारी है, इस छाया के पार भी आपको अक्षर ठीक ठाक से दिखाई दे रहे होंगे। क्यों? क्योंकि लाइट जो है, क्योंकि हम वायुमंडल चारों तरफ से हम वायुमंडल से घिरे हुए हैं, तो लाइट हमारे ऊपर आने से पहले जब किसी कण से टकराती है तो ये यहाँ पर भी चली जाती है लाइट, इस यहाँ पर भी पड़ जाती है, इसलिए आप इसको बढ़िया से क्या कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। ये सबसे बढ़िया उदाहरण है कि जब छाया बनती है धरती पर तो छाया में भी जो है हमको कुछ रोशनी दिखाई पड़ती है, जिसका कारण क्या है, विसरित दिवा प्रकाश ही है। तो आप इसके बारे में जानकारी आपको प्राप्त हो गई होगी। तो यह बहुत अच्छा टॉपिक है ज्योग्राफी में, आप इसको समझ सकते हैं। अब इसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। एल्बिडो के बारे में, ये घटना है एल्बिडो। देखिए एल्बिडो का मतलब होता है
कि जो सूर्य से किरणें आती हैं, जितनी भी मात्रा में आती हैं, तो जिन किरणों का परावर्तन हो जाता है, या जिन जो किरणें पृथ्वी के उपयोग में ना आती हो, मतलब सौर ऊर्जा का वह भाग जो पृथ्वी द्वारा उपयोग में ना लाया जाता हो, जो अंतरिक्ष से ही क्या उसका हो जाता हो, अंतरिक्ष से किरणें वापस लौट जाती हैं, चाहे वह परावर्तन द्वारा लौटे या फिर विसरण और प्रकीर्णन द्वारा, तो उस भाग को क्या कहा जाएगा? एल्बिडो। अब हम इसी एल्बिडो के अर्थ को जानेंगे। एल्बिडो का अर्थ होता है, एल्बिडो या परावर्तिता गुणांक आप इसे कह सकते हो। एल्बिडो, एल्बिडो या परावर्तिता गुणांक, इसका मतलब होता है कुल परावर्तित मात्रा सौर ऊर्जा का ऊर्जा की परावर्तिता, सौर ऊर्जा की परावर्तिता बटे कुल प्राप्त सौर ऊर्जा। देखिए, इसका ये बेसिक अर्थ होता है कि एल्बिडो का मतलब होता है कि सौर ऊर्जा की परावर्तिता, मतलब जितनी सौर ऊर्जा परावर्तित हो चुकी हो बटे, और इसमें किसको कुल प्राप्त सौर ऊर्जा से भाग कर देंगे, अनुपात इसका निकाल लेंगे, तो आपको एल्बिडो की मात्रा प्राप्त हो जाएगी। इसका बेसिक अर्थ होता है। अब देखिए, अब इसका अर्थ आप जानेंगे। इसके अर्थ का मतलब, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, अगर मान लीजिए आपसे कह दिया जाए कि 90% एल्बिडो हुआ है। कितना हुआ है? 90% एल्बिडो। 90% एल्बिडो की अगर बात की जाए, इसका पूर्ण अर्थ होता है कि पृथ्वी को मान लीजिए 100% ऊर्जा प्राप्त हो रही है। पृथ्वी को चूंकि सूर्य से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? 100% ऊर्जा प्राप्त होती है। तो सूर्य से कितनी ऊर्जा आती है? सूर्य से ऊर्जा 100% ऊर्जा आती है पृथ्वी को प्राप्त होने के लिए। बस अगर 90% एल्बिडो उसका निकाला जाए, तो 90% एल्बिडो का मतलब होता है कि इसमें 90% ऊर्जा की क्या हुई हो? वापसी हुई हो, या 90% क्या हुई हो? परावर्तिता हो। परावर्तिता 90% परावर्तिता प्लस 10% ऊर्जा का पृथ्वी द्वारा अवशोषण हुआ। देखिए, बस यही है इसका बेसिक मतलब। अगर 90% को आप निकालिए आप, तो क्योंकि सूर्य से ऊर्जा कितनी आती है? 100% आती है, जिसमें से 90% एल्बिडो का मतलब कि 90% ऊर्जा वापस लौट गई है, और 10% ऊर्जा पृथ्वी द्वारा क्या किया गया? उस ऊर्जा का अवशोषण किया गया। इसको ही कहा जाता है परावर्तिता। अगर आप इसके बेसिक नेचर को देखेंगे, आप इसको बेसिक देखिए, अब देखिए इसकी परिभाषा देखेंगे। परिभाषा पहले आप एक चित्र को समझिए। इससे बहुत सारे प्रश्न आते हैं, चाहे यूपीएससी की परीक्षा हो, या नेट की हो, या फिर राज्य सेवा लोक सेवा आयोग की परीक्षा हो। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो आप शायद इस वीडियो को देखने के बाद इस कई प्रकार के प्रश्नों को हल करने में सक्षम होंगे। देखिए, ये सूर्य से प्रकाश ऊर्जा प्राप्त हो रही है। अब हम आपको पहले बता चुके हैं कि वास्तव में पृथ्वी का वायुमंडल पड़ता है, वायुमंडल कणों से मिलकर बना है। एक कण ऊर्जा की वापसी करा देते हैं परावर्तन के माध्यम से, और या प्रकीर्णन के माध्यम से, और विकिरण के मतलब विकिरण में क्या उसको विसरण के माध्यम से ऊर्जा की वापसी हो जाती है। और कुछ ऊर्जा का कुछ भाग केवल पृथ्वी की सतह पर आ पाता है। तो जितनी ऊर्जा देखिए, अब जितनी ऊर्जा की वापसी हुई रहती है, इसी को ही, चाहे वह प्रकीर्णन द्वारा हो, विसरण द्वारा हो, या फिर परावर्तन द्वारा हो, जितनी भी ऊर्जा की वापसी हुई रहती है, उसको ही क्या कहा जाता है? परावर्तिता कहा जाता है, या फिर उसको एल्बिडो बोला जाता है। देखिए, यानी परिभाषा की, अगर परिभाषा के स्तर पर बात करें, परिभाषा इसकी अगर देखा जाए, परिभाषा अगर देखा जाए तो कहा जाएगा सौर ऊर्जा की वह मात्रा जिसका उपयोग पृथ्वी द्वारा न किया गया। परिभाषा उसे क्या कहा जाता है? उसे एल्बिडो बोला जाता है। एल्बिडो कह सकते हो आप,
या परावर्तिता गुणांक। आप इसको कह सकते हो, बेसिक नेचर है कि सौर ऊर्जा की वह मात्रा जिसका उपयोग पृथ्वी द्वारा न किया गया हो उसे एल्बिडो या परावर्तिता गुणांक कहा जाता है। ये बेसिक नेचर। अब कहने का मतलब ये है क्योंकि एल्बिडो अगर अधिक होगा तो अवशोषण ऊर्जा का कम होगी, अवशोषण कम होगा तापमान अधिक होगा। तो आप इसके नेचर को समझिए। अगर एल्बिडो अधिक होगा, अगर मान लीजिए सतह पर अगर एल्बिडो क्या होगा, अधिक होगा, तो परावर्तिता क्या हो जाएगी, प्रकाश अधिक से अधिक मात्रा में लौटेगा, अधिक होगा। और परावर्तिता अधिक हो गई तो ऊर्जा का अवशोषण क्या होगा, ऊर्जा का सौर ऊर्जा का अवशोषण कम होगा। सौर ऊर्जा का अगर अवशोषण कम होगा तो सतह का तापमान क्या हो जाएगा, सतह का तापमान भी घट जाएगा। ऊर्जा का अवशोषण अगर कम होगा तो सतह का तापमान बढ़ जाए, सतह का तापमान भी, इसमें देखिए अगर ऊर्जा का अवशोषण कम होगा तो सतह का तापमान भी घट जाएगा। ये देखिए इसका बेसिक नेचर। आप किसी भी प्रकार से एल्बिडो की गणना इसी प्रकार से कर सकते हो। क्यों? क्योंकि सतह अगर परावर्तित एल्बिडो अधिक होगा तो परावर्तित यानी प्रकाश के लौटने की प्रक्रिया, पृथ्वी के उपयोग न करने की प्रक्रिया अधिक होगी, परावर्तिता अधिक होगी। इससे ऊर्जा का अवशोषण कम होगा और ऊर्जा का अवशोषण अगर कम होगा तो सतह का तापमान भी कम होगा। क्योंकि हम आपको बता चुके हैं, मान लीजिए कोई पिंड है, इसकी यह परमाणु, मान लीजिए कोई पदार्थ या परमाणु से मिलकर बना होता है, आप जानते ही हैं बेसिक नेचर रसायन विज्ञान में। तो जब कोई एनर्जी प्राप्त करता है तो क्योंकि एनर्जी प्राप्त करता है तो इसके कण शांत अवस्था में होते हैं, साम्यावस्था में होते हैं। एनर्जी प्राप्त करने के बाद इनमें गतिज ऊर्जा उत्पन्न हो जाती, कंपन बढ़ जाता है। किसी के पास एनर्जी होगी भाई तो उसका बिहेवियर बदल जाएगा। तो सबसे बढ़िया उदाहरण ये है कि जब कोई कण एनर्जी प्राप्त करता है या फिर कोई कण एनर्जी प्राप्त करता है उसमें वाइब्रेशन, कंपन उत्पन्न हो जाता है। कंपन उत्पन्न होगा कि इधर उधर गति करेगा, अपनी जगह में जितना उसको जो गति मिली गति करेगा, गति करने से रगड़ उत्पन्न होगी, घर्षण होगा, घर्षण से तापमान बढ़ जाएगा। तो क्योंकि अगर अवशोषण कम करेगा सतह, अगर कोई सतह अवशोषण कम करती है तापमान का, इसमें क्या होता है, उसका टेम्परेचर लो हो जाएगा। क्योंकि परमाणु के पास गतिज ऊर्जा की कमी हो जाएगी। गतिज ऊर्जा की जैसे ही कमी होगी तो ये परमाणु कंपन करना, धीरे कंपन करेंगे। धीरे कंपन का मतलब कंपन ही नहीं करेंगे तो घर्षण नहीं होगा, घर्षण होगा तो तापमान नहीं बढ़ेगा, तापमान नहीं बढ़ेगा। तो आप इससे क्या निष्कर्ष निकालते हैं, अगर किसी सतह का तापमान क्या है, अधिक है, तो एल्बिडो उसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये आपका क्या बहुत बेहतर रिलेशन है। अगर सतह का तापमान अधिक है इसका मतलब वहां पे एल्बिडो कम है। सूर्य के परावर्तन की मात्रा, सूर्य की ऊर्जा की परावर्तन की मात्रा, कुल मात्रा जो है, अवशोषण की मात्रा कम है और परावर्तन की मात्रा ज्यादा है। अब हम चर्चा करेंगे कि एल्बिडो को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। एल्बिडो आप आज किसी भी प्रकार से लिख सकते हो। एल्बिडो को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए एल्बिडो को प्रभावित करने वाले कारकों में आप, क्योंकि आप नेचर पहले जान चुके हैं कि ऊर्जा की वापसी ज्यादा होगी तो अवशोषण कम होगा, अवशोषण कम होगा तापमान कम होगा। इसमें दो प्रकार से आप समझ सकते हो बात को। देखिए ऊर्जा का, देखिए एल्बिडो को प्रभावित करने वाले कारकों में हम कुछ कारकों के बारे में जानेंगे। पहले आप परिचित हो चुके हैं कि अगर एल्बिडो बढ़ेगा तो परावर्तिता भी बढ़ेगी, परावर्तिता बढ़ेगी, ऊर्जा का अवशोषण कम होगा, अवशोषण कम होगा तो सतह का तापमान भी घटेगा। बस इतना कारक जानिए। और अवशोषण या किसी प्रकार से ऊर्जा का क्या हो, उपयोग हो जाए या फिर अवशोषण हो जाए तो एल्बिडो की दर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है।
आप देखिए सतह का रंग सबसे बढ़िया उदाहरण है। अगर सतह का रंग बढ़ेगा, मान लीजिए सतह का रंग अगर गाढ़ा होगा, सतह का रंग अगर कैसा होगा, गहरा होगा, सॉरी सतह का रंग अगर हल्का होगा, हल्का, तो अब होगा क्या, परावर्तिता एल्बिडो, एल्बिडो आपकी बढ़ेगी। उदाहरण क्या, क्योंकि आप समझिए, समझने का मतलब देखिए, सतह का रंग अगर गहरा है, गहरा का मतलब अगर मान लीजिए ब्लैक है, या फिर मान लीजिए और रंग कैसा भाई, गहरा रंग में लाल हो सकता है, लाल हो जाएगा, बैगनी हो जाएगा, जो बहुत गाढ़ा रंग होता है। तो गाढ़े रंग की जो है अवशोषण करने की क्षमता अधिक होती है। तो इसका सबसे बढ़िया उदाहरण आप समझ सकते हो कि जो आप वेस्ट इंडीज के या फिर साउथ अफ्रीका विषुवत रेखा पर के जो आदमी होते हैं, आप उनको देखोगे तो ब्लैक कलर के होते हैं, क्योंकि वहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है तो उनमें ऊर्जा के अवशोषण की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, ऊर्जा के अवशोषण करने की क्षमता ज़्यादा होती है। इसीलिए आप सबसे बढ़िया उदाहरण देखिए, हमको गर्मी में सफ़ेद कपड़ा आरामदायक लगता है, और ब्लैक कपड़ा जो है हमको ठंड गर्मी में ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होता है। इसके पीछे कारण क्या होता है, क्योंकि ब्लैक कपड़ा जो होता है ये ऊर्जा को अवशोषित करता है, अपनी तरफ अपने अंदर खींचता है, अपने अंदर खींचे। क्योंकि गर्मी में आपको क्या है, कम तापमान की जरूरत होती है, फिर भी ऊर्जा जब अधिक मात्रा में खींचेगा, ग्रहण करेगा, तो आपको गर्मी अधिक लगेगी। और ठंडी में अब मान लीजिए उस गर्मी में सफ़ेद कपड़े आप पहने हो, सफ़ेद कपड़े में क्योंकि हल्का रंग होता है, सतह का रंग हल्का हो या सफ़ेद रंग हल्का होता है, तो हल्का होने की वजह से ऊर्जा का अवशोषण कम होता है, जिससे आपको आराम मिलता है। तो सेम केस उल्टा ठंडी में करें, ठंडी में तापमान की हमको जरूरत अधिक अधिक मतलब तापमान अधिक की जरूरत पड़ती है, तो उस समय काला वस्त्र पहनते हैं, जितने इनर्स होते हैं सब काले वस्त्र पहने जाते हैं। और जब गर्मी सफ़ेद नहीं पहनते हैं, क्योंकि सफ़ेद में ऊर्जा का उत्सर्जन अधिक होता है, उत्सर्जन होगा शरीर से तापमान निकल जाएगा, उष्मा निकल जाएगी, तो आपको ठंडक लगने लगेगी। ये सब कारण इसके हैं। तो अब एक और समझ देखिए, अगर रंग हल्का होगा तो एल्बिडो क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। सबसे बढ़िया दौड़ आप जान चुके हैं। और सतह का घनत्व, अगर सतह का घनत्व क्या होता है, अगर बढ़ता है तो एल्बिडो लो हो जाएगा, सॉरी एल्बिडो अधिक हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आप उदाहरण समझ लीजिए इसमें। वैसे सबसे बढ़िया उदाहरण आपका है, आप यहाँ पर उदाहरण समझिए, अगर सतह का घनत्व आपका अधिक है, सतह का घनत्व अगर अधिक है तो एल्बिडो भी क्या हो जाएगा, भी अधिक हो जाएगा। क्योंकि रीजन समझिए, इससे बढ़िया रीजन उदाहरण देखिए, मान लीजिए चट्टान है, चट्टान है तो चट्टान का घनत्व, अब एक मान लीजिए बालू है, बालू का ढेर है, घनत्व किसका, किसी वस्तु में परमाणुओं की व्यवस्था में जो सघनता पाई जाती है उसको घनत्व कहा जाता है। जब परमाणुओं की व्यवस्था बहुत पास पास होगी तो घनत्व अधिक होगा, जब परमाणुओं की व्यवस्था दूर दूर होगी तो घनत्व कम होगा। सबसे बढ़िया उदाहरण इसका घनत्व का सूत्र होता है, थोड़ा साइंस में आता है, मैथ में आइए, घनत्व का सूत्र होता है द्रव्यमान बटा आयतन। आयतन का मतलब उदाहरण सबसे बढ़िया देखिए, आप अगर 1 किलो रुई ले लेंगे आप, तो रुई का जो आयतन ज्यादा होगा और द्रव्यमान उसका क्या हो जाएगा, 1 ही किलो रहेगा। अगर आप क्या करते हो, आप 1 किलो मान लीजिए लोहा लेते हो, तो लोहा मान लीजिए 1 किलो जो ठोस लोहा था उसको लेते हो, तो लोहे का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, क्योंकि 1 ही किलो रहेगा, उसका आयतन कम, उसका फैलाव कम हो जाएगा, आयतन मतलब फैलाव होता है, तो उसका फैलाव कम हो जाएगा और उसका आयतन और जो कम कम हो जाएगा और उसका घनत्व क्या हो जाएगा, मतलब उसका द्रव्यमान अधिक हो जाएगा, तो उसका घनत्व ज्यादा है। तो परमाणु क्यों उसका घनत्व ज्यादा है, क्योंकि परमाणु की व्यवस्था पास पास है अथवा अधिक ठोस है। रुई का जो टुकड़ा है, मान लीजिए रुई का जो बंडल होता है वो 1 ही किलो होता है, फिर भी तो बहुत ज्यादा मतलब तोलने के बाद प्राप्त होता है भार। तो उसमें होता क्या है कि रुई का जो आयतन ज्यादा होता है उसके किसकी अपेक्षा, मास की अपेक्षा, इसलिए उसका घनत्व कम है। अब देखिए क्या है, मान लीजिए बालू का ढेर, बालू का ढेर, तो बालू के ढेर में जब सूर्य की ऊर्जा आएगी, सौर ऊर्जा,
अधिक गहराई तक प्रवेश कर जाएगी, अधिक गहराई तक प्रवेश कर जाएगी, इसका टेम्परेचर सतह का बढ़ जाएगा, सतह का टेम्परेचर अधिक बढ़ जाएगा। जब सतह का टेम्परेचर अधिक बढ़ जाएगा तो ऊर्जा की क्या होगा, अवशोषण अधिक हो गया, ऊर्जा का अवशोषण अधिक हो गया। अवशोषण अधिक हो जाने से सतह का तापमान भी बढ़ जाएगा, और हम जानते हैं कि तापमान और एल्बिडो में कौन सा रिलेशन होता है, उल्टा है। तो तापमान बढ़ जाएगा तो एल्बिडो भी क्या हो जाएगा, एल्बिडो बढ़ जाएगा। एल्बिडो बढ़ जाने की वजह से एल्बिडो बढ़ जाएगी। देखिए आपका अब दूसरा उदाहरण तो चट्टान देखिए, अगर मान लीजिए चट्टान है, चट्टान चूंकि इसकी अपेक्षा इसका घनत्व तो ज्यादा होता है, तो सूर्य का प्रकाश जो अपेक्षाकृत यहाँ पर कम मात्रा में ही प्रवेश कर पाएगा, अर्थात इसका विशिष्ट, इसका जो है घनत्व तो ज्यादा है, इसलिए ज्यादा अंदर तक प्रवेश, इसकी विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। तो अधिक क्या देखिए, अधिक मात्रा में पहुंच नहीं पा रहा है, अधिक मात्रा में पहुंच, इसका मतलब अवशोषण इसका कम हो रहा है, अवशोषण कम, यहाँ पर अवशोषण कम होगा तो परावर्तन क्या हो रहा है, परावर्तन ज्यादा हो रहा है, और परावर्तन ज्यादा होगा एल्बिडो भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ये आप समझिए साधारण से रिलेशन को। आप यहाँ पर किसी वस्तु का घनत्व ज्यादा है उसकी परावर्तिता ज्यादा होगी, और जिस किसी वस्तु का घनत्व कम है उसकी परावर्तिता कम होगी। एक निष्कर्ष आप ऐसे निकाल सकते हो। दूसरा पॉइंट, अब एक सतह का चिकनापन। अगर सतह का चिकनापन अधिक है तो एल्बिडो अधिक होगा। देखिए कैसे, सबसे बढ़िया उदाहरण, सतह का जब चिकनापन होगा तो सूर्य का प्रवेश, जैसे देखिए शीशा है, शीशे में का चिकना मतलब शीशा चिकनापन ज्यादा है, तो शीशे से टकरा करके अधिकतम परावर्तन सूर्य की किरणों का होता है। तो इसका सबसे बढ़िया उदाहरण आप ध्रुवों पर ले लीजिए। ध्रुवों पर 6 महीने का दिन जब होता है तो वहां पे सूर्य की प्रकाश की मात्रा लगातार बढ़ती है, तो वहां पर सूर्य के प्रकाश की मात्रा लगातार बढ़ती है, उसके बाद भी वहां की बर्फें पिघलती नहीं। इसका मेन कारण यही होता है क्योंकि बर्फ का चिकनापन बहुत ज्यादा होता है, और बर्फ का चिकनापन अधिक होने की वजह से वहां पे सूर्य की जो भी किरणें आती हैं उनका तुरंत परावर्तन हो जाता है, और जब परावर्तन हो जाता है तो उनका अवशोषण कम होता है। अवशोषण मान लीजिए होता ही नहीं, नगण्य होता है उनका अवशोषण। जब अवशोषण नहीं होगा तो उनके परमाणुओं की जो व्यवस्था होगी बदलेगी नहीं, तो ठोस का ठोस ही पड़े रहेंगे। तो परावर्तन ज्यादा हो जाने की वजह से बर्फ प्रायः पिघलती नहीं है, बर्फ वैसे ही रहती है, उसका पिघलाव ज्यादा नहीं होता है। और ध्रुवों पर 6 महीने का दिन होने के बाद भी वहां की बर्फ पिघलती नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका कारण मेन है एल्बिडो का अधिक होना, वहां परावर्तिता, जो प्रकाश की सौर ऊर्जा की परावर्तिता अधिक हो जाती है, जिससे वहां पर तापमान बढ़ नहीं पाता है और बर्फ पिघलती नहीं है। ये सतह के चिकनापन का बिहेवियर हो गया। चिकनापन बढ़ेगा तो अवशोषण क्या होगा, अवशोषण कम होगा। अवशोषण कम होगा तो आप जानते हैं टेम्परेचर लो हो जाएगा, टेम्परेचर लो होगा तो एल्बिडो। आप ध्रुवों का उदाहरण सबसे बढ़िया इसको दे सकते हैं। अब एक कारण और आता है, आप इसको समझ लीजिए। और आपको पता है कि बर्फ की परावर्तिता या एल्बिडो सबसे सर्वाधिक होता है। नोट में आप समझ सकते हैं, बर्फ की परावर्तिता, बर्फ का एल्बिडो सर्वाधिक होता है, सबसे अधिक। बर्फ की एल्बिडो सबसे अधिक होती है। अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट आप समझिए, ऊर्जा का उपयोग। ऊर्जा का, वो तो अवशोषण हो गया, अवशोषण जिसका अधिक होगा एल्बिडो कम होगा। और ऊर्जा का उपयोग आपका लास्ट कारक है। ऊर्जा का उपयोग अगर क्या हो रहा है, अगर किसी भी प्रक्रिया द्वारा ऊर्जा का उपयोग अधिक हो रहा है, ऊर्जा का उपयोग अधिक होगा, ऊर्जा का उपयोग अधिक होगा तो परावर्तिता घट जाएगी। परावर्तिता घटेगी तो एल्बिडो भी क्या हो जाएगा। उसका सबसे बढ़िया उदाहरण आप समझिए। देखिए सबसे बढ़िया उदाहरण गीली मिट्टी है।
गीली मिट्टी, ये गीली मिट्टी है, ये सूखा हुआ खेत है, ये सूखी मिट्टी है। अब गीली मिट्टी में सूर्य का प्रकाश जैसे ही पड़ता है, अब चूंकि इसका टेम्परेचर लो होगा, इसमें जल की मात्रा पाई जाती है, तो इसमें जो जल की मात्रा पाई जाती है, सौर ऊर्जा की मात्रा, सौर ऊर्जा की मात्रा जो है वाष्पीकरण में खर्च हो जाएगी, वाष्पीकरण इसका अधिक होगा। और जब वाष्पीकरण अधिक होगा तो सौर ऊर्जा की मात्रा खर्च हो जाएगी, सौर ऊर्जा क्या हो जाएगी, खर्च हो जाएगी, क्योंकि वाष्पीकरण अधिक होगा और अधिक खर्च होगी। और सौर ऊर्जा जब अधिक खर्च होगी वाष्पीकरण करने में वही एनर्जी, अब यहीं पर देख लीजिए, अब इसमें वही एनर्जी आई। अब चूंकि ये सूखी मिट्टी है तो इसमें क्या है, इसमें उसमें उतना जो है ऊर्जा का अवशोषण नहीं हो रहा है, क्योंकि उसमें जो है, चूंकि सूखी मिट्टी है इसमें ज्यादा वाष्पीकरण हो नहीं रहा है, उसका कम वाष्पीकरण हो रहा है। अभी गीली मिट्टी है, गीली मिट्टी में जो कुछ जल को वाष्प बनाने के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग अधिक हो जा रहा है, जिससे वाष्पीकरण की दर बढ़ जा रही है। वाष्पीकरण बढ़ेगा तो ऊर्जा का उपयोग भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ऊर्जा का उपयोग होगा, परावर्तिता बढ़ेगी। और उसको देखिए ऊर्जा का उपयोग अधिक होगा, यहाँ पर उल्टा, सॉरी, ऊर्जा का उपयोग अगर अधिक होगा तो परावर्तिता घटेगी, सही है, एलबीडो भी घटेगा। देखिए ऊर्जा का उपयोग अधिक हो रहा है, उपयोग अधिक होने से परावर्तिता घटेगी, परावर्तिता घटेगी तो एलबीडो भी कम होगा। यहाँ पर देखिए सूखी मिट्टी में वाष्पीकरण में खर्च इसकी अपेक्षा क्या है, कम है, तो वाष्पीकरण में खर्च कम है, इसका मतलब परावर्तिता इसकी ज्यादा है, परावर्तिता ज्यादा होने की वजह से एलबीडो भी ज्यादा हो जाएगा। एक कॉन्सेप्ट आपका बहुत बढ़िया है, आप इस प्रकार से अनेकों प्रकार के कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो या फिर एनालाइज कर सकते हो। तो आप ऊर्जा के जो है एलबीडो को दो प्रभावित करने वाले मुख्य दो कारक, क्योंकि ये सब तो बहुत इसके सब छोटे छोटे कारक हैं, इसके दो मुख्य कारक हैं, एक ऊर्जा का अवशोषण और दूसरा ऊर्जा का उपयोग। अगर अवशोषण अधिक होगा तो परावर्तन कम हो जाएगा, अवशोषण अधिक होगा सतह का तापमान बढ़ जाएगा, तापमान बढ़ जाएगा तो परावर्तिता कम हो जाएगी। दूसरी बात है अगर ऊर्जा का उपयोग अधिक होगा तो ऊर्जा के परावर्तन की दर भी घट जाएगी, जैसे ऊर्जा की परावर्तिता घटेगी तो ऊर्जा में जो है आपकी एलबीडो में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो आपके दो फैक्टर जो है जो ऊर्जा के मतलब परावर्तिता या एलबीडो को बहुत ज्यादा मात्रा में प्रभावित करते हैं। तो दोस्तों बस हमारा क्लास आज यहीं तक है, और हमारे वीडियो को जो है आप मतलब आप आशा है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद जो है किसी भी प्रकार के प्रश्न को हल करने में आप सक्षम होंगे। तो हमारा वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।